हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? भाई, आपका उत्तराखंड स्टडी हॉल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो हमने चैप्टर लिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिंदी में। और अक्सर क्या होता है, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा वाद विवाद छिड़ जाता है। इतना पढ़ने के बाद भी ये चैप्टर सही नहीं रह हो पाता। हमारी जो गलतियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं संधि। आप इस संधि चैप्टर में शुरू से एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, और ऐसे पढ़नी है संधि को, ऐसे समझना है संधि को कि दोबारा हमें सिर्फ रिवीजन की आवश्यकता पड़े। ठीक है, बार बार हम नियम भूल जाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, देखिए संधि चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सभी को, भाई जिन्हें नहीं पता है, हिंदी जो पढ़ते हैं, जिन्हें नहीं मालूम है, उनको भी आप जोड़िए, उनके साथ भी हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। तो संधि से सभी जुड़ते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं हिंदी की। देखें, संधि की यदि बात आ जाए, संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। ये वर्णों के अंतर्गत, इसमें जितना भी खेल रहेगा वो सारा वर्णों का खेल रहेगा। ठीक है ना। इससे पहले हमने शुरुआत की थी वर्णमाला से। हमने वर्णों का ज्ञान प्राप्त किया था, क्या उसमें स्वर होते हैं, क्या व्यंजन होते हैं, कैसे स्थिति होती है। इसके बाद हमने अपनी वर्तनी को भी अच्छा किया था कि कैसे हमें स्वरों का अलग करना है, व्यंजनों को अलग करके हमें अपनी वर्तनी को शुद्ध करना है। और आज हम पहुंचे हैं संधि पर। संधि में क्या स्थिति है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है संधि पढ़ने की या समझने की, यदि हम बात करें तो संधि में आपको नियमों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, आप सभी को नियमों पर, जो भी इसके नियम हैं, भाई जो इंसान जितना नियम को फॉलो करता है वो उतना आदर्श भी बनता जाता है। तो संधि जिसे बहुत अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से समझनी है, उसको नियमों पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं, हमें इसमें किसका किससे मेल करना है। तो आइए संधि पढ़ते हैं। अब संधि होती क्या है या संधि किसे कहते हैं, तो पहले तो हम इसकी परिभाषा जान लें कि संधि क्या है। इसमें क्या शब्दों का मेल होता है, या वर्णों का मेल होता है, या वाक्यों का मेल होता है, क्या होता है इसमें। तो यहां बात आ रही है कि दो निकटवर्ती वर्णों, दो निकटवर्ती जो निकट हैं, पास में हैं, समीप हैं एक दूसरे के, उन वर्णों या अक्षरों के मेल से उत्पन्न हुए विकार। विकार का मतलब यहां पर होता है परिवर्तन। विकार को संधि कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि हमें दो शब्द मिले, दो शब्दों में जो उसके निकटवर्ती वर्ण है, ये निकटवर्ती वर्ण या जो निकटवर्ती अक्षर हैं, उनका मेल जब होता है, जब उन्हें जोड़ा जाता है, ठीक है ना, तो जोड़ने पर जो विकार आता है, जो परिवर्तन आ जाता है, बस वही संधि कहलाता है। जैसे राका, ईश, तो हुआ राकेश। अब ये कैसे हुआ, तो हम ध्यान दें। देखिए, राका शब्द मिला हमें और ईश मिला। देखिए राका, ये कुछ संधि में बात ये आती है कि पूर्व पद और परवर्ती जो पद होते हैं, इनमें क्या होता है, इनका अपने में अर्थ होता है। ऐसा नहीं कि हम अपनी मनमर्जी से कुछ भी लिख दें, नहीं, जितने भी शब्द होते हैं सबका अपना अर्थ होता है। तो संधि की पहचान देखिए, राका और ईश मिला करके बन गया राकेश। ये संधि कर दी हमने, संधि मिलाई कैसे, राकेश को हमने कैसे कैसे संधि की, इसमें देखिए अलग अलग किया, राका अलग और ईश अलग। अर्थात यहां पर आस्वर और यहां पर निकटवर्ती वर्ण कौन कौन से हैं, यहां पर आ है और ये निकटवर्ती, यही तो है आपस में। उसके बाद में घन लगा हुआ है बीच में, यानी कि इसमें संधि हुई है। तो राका, राका का आ और ईश का ई, तो आ और ई मिला करके बन गया ए। तो जब दो स्वर एक साथ होते हैं, ठीक है, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, वही संधि कहलाता है। तो यहाँ पर राका और यहाँ ईश करने पर बन गया राकेश। आ और ई जो स्वर थे विजातीय, उन दोनों के मिलने पर बना ए, ए स्वर।
और यहीं पर संधि हो गई राका ईश में राकेश संधि, और ये संधि हमारी आती है गुण संधि में, गुण संधि, या हम कहते हैं स्वर संधि। दूसरा शब्द देखते हैं, दूसरा शब्द से समझते हैं। यहां देखिए संधि क्या कर रखी है, वाक और ईश, तो बन गया वागीश। और तीसरा दे रखा है प्रथमः अध्यायः, और इसका बन गया प्रथमोध्यायः। अब आधों को नहीं समझ में आया हो तो देखिएगा हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम कैसे पहचान करेंगे कि स्वर संधि है या व्यंजन या विसर्ग है, हम कैसे पहचान करेंगे संधि कौन सी है, कितने प्रकार होते हैं संधि के। तीनों बातें हमारे सामने हैं। यहाँ तो चलिए जो भी है, यहाँ पे सब स्वर नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें चेंजिंग नजर आ रही है। चेंजिंग क्या, पेन को चेंज कर लेते हैं हम अपना, ये देखिए रा का यानी कि आ, देखिए आपने वर्णमाला पढ़ी थी और वर्तनी भी की थी, तो अब मुझे नहीं लग रहा कि आपको ये डाउट लग रहा होगा कि यहाँ पर आ क्यों लिखा। लगभग सब जान चुके हैं कि यहाँ पर आ क्यों लिखा गया, क्योंकि आ स्वर इसमें मिला हुआ है। तो ये आ की स्थिति है, यहाँ घन से पहले संधि होने से पहले यदि हम देखें तो ये देखिए हलंत लगा हुआ है कै पे, मतलब ये व्यंजन है, ये व्यंजन है ना, इसमें स्वर तो नहीं लगा हुआ, तो ये व्यंजन की स्थिति कै, ये व्यंजन है, ये स्वर है। आ जो है वह स्वर है, कै जो है ये यहाँ पर व्यंजन है, ठीक है। और यदि हम यहाँ देखें घन से पहले ये चीज, तो हमने अयोगवा पढ़े थे, अयोगवा में अनुस्वार और विसर्ग की स्थिति, ये विसर्ग लगा हुआ है, जितने भी शब्द लगे हुए और ये विसर्ग लगा हुआ होगा, ठीक है, संधि होने से पहले, तो ये हमें दिखाई दे रहा है विसर्ग। अब कहीं कहीं पर स्वरों में संधि होगी, कहीं पर व्यंजनों में संधि होगी और कहीं पर विसर्ग में संधि होगी। तो इस प्रकार से हमारी जो संधियां हुई वो संधि के तीन भेद हुए, या हम कहते हैं संधि तीन प्रकार की हुई। स्वर से हुई तो स्वर संधि, ये व्यंजन से हो रही है तो व्यंजन संधि, और ये विसर्ग लगने पर जो संधि हो रही है, जो मेल हो रहा है, वह कहलाता है विसर्ग संधि। समझ में आई ना कि हम संधि का मतलब वर्गीकरण कैसे करते हैं, कैसे बांटते हैं, इसे स्वर है या व्यंजन है या फिर विसर्ग है। तो देखिए ये संधि यहाँ पे होगी, लेकिन इससे पहले की स्थिति हमें देखनी कि यदि यहाँ पर स्वर है तो स्वर संधि, यहाँ पर व्यंजन पे अंत हो रहा है तो व्यंजन संधि, और यहाँ पर यदि विसर्ग पर अंत हो रहा है तो ये कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। तो संधि की डेफिनेशन आपको मालूम पड़ गई है कि निकटवर्ती वर्णों का या अक्षरों का मेल जो होता है, और जब कोई परिवर्तन उसमें हो जाए तो वही संधि कहलाता है। संधि का सीधा सीधा अर्थ होता है मेल या जोड़, मेल या जोड़। आगे देखते हैं। अब कहीं पर स्थिति ऐसी आती है कि हमें मेल करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, और कहीं स्थिति ऐसी आती है कि जो जोड़ है उसको मूल अवस्था में भी लाना पड़ता है, ठीक है, विच्छेद भी करना पड़ता है। देखिए संधि विच्छेद की यदि बात आए, संधि को अलग करना विच्छेद कहलाता है, विच्छेद करना अलग करना, ठीक है ना, पृथक करना। तो संधि विच्छेद क्या होता है कि अलग हुए वर्णों का, जो अभी हमने वर्ण अलग किए थे, अलग हुए वर्णों का फिर से मूल अवस्था में आना, वो जिस शब्द से अलग हुए थे उसी शब्द उनका वापस हो जाना, यानी कि मूल अवस्था में आना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे जैसे शब्दार्थ शब्द हमने लिया या हमने सूर्योदय लिया, ये इस वक्त अपनी मूल अवस्था में है। कैसी अवस्था में है, मूल अवस्था में है। लेकिन जब स्थिति ये आ जाती है, ये वाली, ये पहले आ जाता है, तो ये संधि विच्छेद, संधि हो गई संधि, और ये मूल अवस्था में जो आता है संधि विच्छेद वाली स्थिति आ जाती है, ठीक है। तो संधि विच्छेद, अलग हुए जो वर्ण थे उनका फिर से मूल अवस्था में आना संधि विच्छेद कहलाता है। अब जैसे कि शब्द हमें मिला है शब्दार्थ, तो शब्द को अलग कैसे करेंगे, इसका विच्छेद वाली स्थिति, संधि विच्छेद करना है। तो देखिए शब्दार्थ में हम शब्द धन अर्थ,
शब्द का अपने में अर्थ है और अर्थ का अपने में अर्थ है। दोनों ही शब्दों का अपने में अर्थ होता है, वही मेन सही संधि मानी जाती है। अब हम कुछ भी अलग से लिख दें, अब यहाँ पर अर्थ कर दें, शब्द हुआ और अर्थ हुआ, तो ये चीज़ थोड़ी गलत हो जाती है। यहाँ पर दोनों का अपने में अर्थ है, शब्द भी अपने में सार्थक शब्द और अर्थ भी अपने में सार्थक शब्द है। ये अर्थ ऐसा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इस पर ध्यान दीजिएगा, शब्द और अर्थ। सूर्योदय में क्या स्थिति है, संधि विच्छेद होगा तो सूर्य और उदय दोनों का अपने में अर्थ है। सूर्य भाई सूरज की बात हो रही है, रवि की बात हो रही है, ठीक है। और उदय की स्थिति कि यहाँ पर इसका उगना निकलना, तो सूर्य उदय, ये हुआ सूर्योदय। अब आगे देखते हैं संधि के प्रकार कितने होते हैं। अभी बताया था जब हमने वहाँ पर एग्जाम्पल देखे थे, उदाहरण देखे थे, तो वहाँ हमें समझ में आया था कि संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के प्रकार, संधि के प्रथम वर्ण के आधार पर संधि के प्रकार होते हैं, ठीक है। संधि के प्रथम वर्ण के आधार पर, प्रथम वर्ण के आधार पर, ये अभी बैक में बताया गया था कि संधि होने से पहले हमें देखना है कि यदि स्वर है तो स्वर संधि कहलाएगी, व्यंजन है तो व्यंजन संधि कहलाएगी, और विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग संधि कहलाएगी। देखिए संधि के जो प्रकार हैं प्रथम वर्ण के आधार पर, वो 3 प्रकार की संधि है। वो 3 प्रकार की संधि में पहला आता है अच संधि, दूसरा आता है हल संधि, और तीसरा आता है विसर्ग संधि। अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, समझे ना। अब अच क्या, हल क्या और विसर्ग क्या, भाई हम पहले से बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्वर संधि या तो स्वर संधि, अच संधि को स्वर संधि भी कहा जाता है, हल संधि को व्यंजन संधि भी कहा जाता है, और विसर्ग तो तत्सम है ही, विसर्ग संधि को विसर्ग संधि कहा जाएगा, ठीक है। तो अच संधि को अच संधि को स्वर संधि भी कहा जाता है। स्वरों में संधि होती है ना, हल जिस पे हलंत लगा हुआ, हल का मतलब ये हलंत जो लगा हुआ होता है, तो हलंत किस पे लगा हुआ होता है, व्यंजन पे लगा हुआ होता है, तो ये कहलाती है व्यंजन संधि। और विसर्ग जिस पर विसर्ग लगा हुआ हो, विसर्ग संधि कहलाती है, समझे। अब स्वर संधि में देखिए फिर वह एग्जाम्पल आ गया, ये स्वर है, संधि होने से पहले आ ले रखा है तो आ स्वर संधि। वाक, ये देखिए हल लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, तो हल संधि भी कह सकते हैं, और व्यंजन संधि भी कह सकते हैं। ये व्यंजन संधि की पहचान हो गई, ठीक है। और यहाँ संधि होने से पहले देखिए विसर्ग लगा हुआ है, तो ये विसर्ग संधि। तो संधि के प्रथम वर्ण के आधार पर संधि के 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि या हम कह दें इसे अच संधि, दूसरी है व्यंजन संधि या हम इसे कहते हैं हल संधि, क्योंकि व्यंजन पे हलंत लगा हुआ होता है तो हल संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। अब हम इसमें सबसे पहले देख लेते हैं भाई स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि क्या है, कितने स्वर मिले हुए हैं, क्या स्थिति आ जाती है। देखिए स्वर संधि के बारे में सभी ने कमेंट बॉक्स में पिछली बार बताया था कि मूल स्वर कितने होते हैं। कुल मूल स्वर 4 होते हैं, सही जवाब था आप सभी का। देखिए यहाँ बात आ रही है स्वर संधि में कि कुल मूल स्वर 4 हैं। प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था कि अ, ई, उ, री ये ऐसे मूल स्वर हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी और स्वर की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती, अपने आप में मूल है, मजबूत है, स्वतंत्र है, पूरी वर्णमाला इससे शुरू होती है, ठीक है ना। तो मूल स्वर हिंदी में कुल मूल स्वर यदि बात आ जाए तो 4 हैं। ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री। इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स ने बताया था, बहुत अच्छा लगा आपका जवाब कमेंट बॉक्स में देख करके, ठीक है। इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। व्याकरण में इन्हें ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री कहा जाता है। और यदि हम बचपना अपना याद कर लें तो बचपना में हमने क्या पढ़ा था भाई, सभी को याद ध्यान होगा, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, री,
यही तो पढ़ा था सभी ने। लेकिन आज जब हम व्याकरण की स्थिति देखते हैं, जब हमें ह्रस्व और दीर्घ का ज्ञान हो गया है, तो यहाँ स्थिति चेंज हो जाती है। व्याकरण में इन्हें क्या कहा जाता है? ह्रस्व अ पढ़ा जाता है, ह्रस्व ई पढ़ा जाता है, ह्रस्व उ पढ़ा जाता है और ह्रस्व री पढ़ा जाता है। ह्रस्व स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बनते हैं जो इस प्रकार हैं। यानी कि अभी ह्रस्व और दीर्घ में ही बात चल रही है, दोनों ही स्वर थे और इन्हीं से ही बनेगी हमारी स्वर संधि। तो ध्यान देते हैं, देखिए छोटा अ और छोटा आ दोनों स्वर, अब पावर डबल हो गई है भाई। पहले एक था तो बात अलग थी, हम छोटा अ कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर दो अ है तो पावर तो होगी, तो जाहिर सी बात है मात्रा भी बढ़ जाएगी। मात्रा बढ़ गई ना, जब स्वर बढ़ा दिए सजाती हो या विजाती हो तो पावर बढ़ जाती है। मात्रा लग गई, बड़ा आ बन गया, दीर्घ आ। छोटी ई और छोटी, यहाँ भी पावर बढ़ गई, ये दो मिल गए। वो कहते हैं ना कि 1 और 1 11 होते हैं, तो यहाँ भी स्थिति वही देखिए, ये दोनों ही मिल गए, छोटी ई और छोटी ई, ह्रस्व ई बन गया दीर्घ ई। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये री, इस री की पहचान देखिए कितनी खास। ये तो हम री बनाते ही हैं, लेकिन इस री में एक ये भी लगा हुआ है, ये मात्रा नीचे को री की मात्रा। दीर्घ री की पहचान है ये, दीर्घ री की। री और री मिला करके री। अब यहाँ पर विजाति की स्थिति आ जाती है कि यदि अ स्वर हो और ई स्वर हो तो ये तो अलग अलग हो गए, तो कुछ ना कुछ तो गुण नया बनेगा ही। भाई सजातीय थे, एक ही परिवार के थे तो आ तक सीमित थे, लेकिन यहाँ पर अ भी है और यहाँ छोटी ई भी है, तो यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ नया गुण बनना ही है, नया गुण उभर के आएगा। तो इन दोनों के मेल से ए का निर्माण होता है। जब ये दोनों के मेल से ए का निर्माण हुआ तो अ और ए के मेल से भी कोई कुछ वृद्धि होगी, तो वो वृद्धि होती है, ये देखिए अ के साथ ए मिलने पर बड़ी ए, दीर्घ ए भी कह सकते हैं। छोटा अ छोटा ऊ मिलने पर ओ का निर्माण होता है और अ के साथ ओ मिलने पर दीर्घ औ का निर्माण होता है। सीधी सी बात, ह्रस्व स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बनते हैं। अब आगे देखते हैं क्या स्थिति है। स्वर संधि, स्वर संधि हमने पढ़ लिया भाई, स्वरों के मेल से। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद में देखिए, पहला कह रहे हैं दीर्घ संधि, फिर है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। तो पहले तो हम जब सजातियों को मिलाएंगे तो पहले मात्रा को बढ़ाएंगे ना, तो मात्राओं को बढ़ाना मतलब कि उन्हें ह्रस्व को दीर्घ करेंगे पहले, तो यहाँ पहले दीर्घ संधि हुई। उसके बाद में अब हम विजातियों को मिला करके देखते हैं। जब विजातियों को मिलाते हैं तो नया गुण हमारे सामने आता है, एक नई विशेषता लेकर के आता है, तो ये गुण संधि। अब जब गुण है, विशेषता है, तो इन्हें तो आगे बढ़ना चाहिए, इनमें वृद्धि होनी चाहिए, तो उसी आधार पर गुण में क्या होती है? वृद्धि। तो ये 3 संधियां हुई, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। इसके बाद आती है यण संधि और फिर अयादी संधि। हम एक एक करके सबके बारे में विस्तार से जानेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। ये मोटी मोटी बात कि इसमें आता क्या क्या है। दीर्घ संधि में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। तो पहले हम इसी को ही क्लियर कर लेते हैं, दीर्घ संधि को। तो दीर्घ ये मतलब दीर्घ संधि में सब स्वर जितने भी होंगे वो दीर्घ होंगे। गुण संधि में नया निर्माण होगा, ए ओ अर जिसमें भी आ जाए, ए ओ अर गुण संधि में जाते हैं। जहां कहीं भी आपको साउंड ऐसी लगे या आवाज ऐसी लगे कि ए की आवाज आ रही है, ओ की आवाज आ रही है या अर की आवाज आ रही है, वहां आप सीधा सीधा बता दीजिए कि इसमें गुण संधि है। जैसे हम कहते हैं कि राकेश, नरेश, ठीक, तो ये सब गुण संधि। नरे ए की साउंड आ रही है, बोल के देखेंगे, उच्चारण करेंगे तो बिल्कुल सही संधि पर जाएंगे। फिर बात आती है वृद्धि, आई और औ, इनमें देखिए कितनी वृद्धि हो गई है। आई औ वाली स्थिति जब भी आएगी वहां पर वृद्धि संधि होगी। इसके अलावा
जब हमें शब्द पढ़ते समय ये, रे, वे, ले भी इसी में आ जाता है, ले, लेकिन ये ज़्यादातर संस्कृत में प्रयोग होता है, वो बाद में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये, रे, ले, वे की जब आवाज़ आएगी तो वहाँ पर यण संधि होगी, और इसके बाद में आए, आय, अब, आव ऐसी अगर साउंड निकलती है शब्द को बोलते समय तो वहाँ पर अयादि संधि होगी। तो अब हम सबसे पहली संधि देख लेते हैं। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के पश्चात, स्वर हमारे दो थे, ह्रस्व या फिर दीर्घ की बात करें तो ह्रस्व या दीर्घ के पश्चात क्रमशः, क्रमशः मतलब उसी ही क्रम में, मतलब अगर ह्रस्व है और उसी क्रम में ह्रस्व आ गया तो क्या होगा, दीर्घ है तो उसी क्रम में अगर दीर्घ आ गया तो क्या होगा। तो ह्रस्व या दीर्घ स्वर के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ रूप वाला स्वर हो जाता है। अब पहले कोई सा भी आ जाए, लेकिन अगर एक ही परिवार के हैं मतलब कि सजातीय हैं तो फिर दीर्घ रूप वाला स्वर हो जाता है। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। कभी ऐसा होता है कि परिभाषा समझ में नहीं आती, लेकिन आप जब उदाहरण को देखेंगे तो उदाहरण से समझ में आ जाता है। और एग्ज़ाम के लिए आप हमेशा एक उदाहरण अपने पास ज़रूर रखिएगा जो आपको याद दिला दे कि हाँ इसमें हमें क्या पढ़ना था। यहाँ पर देखिए दीर्घ आ की बात कर रहे हैं। अब आ को बनाने के कई तरीके हैं दीर्घ बनाने के, ठीक है ना। देखिए देह अंत, जब देह यानी कि शरीर का अंत हो जाता है तो क्या हो जाता है, देहांत हो गया। देहांत में क्या होता है, देह यानी कि शरीर का अंत, तो देहांत, इसमें कौन सी संधि करेंगे, देखिए देहांत में कौन सी संधि बताएंगे, स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि में भी कौन सी, दीर्घ संधि। इसके अलावा धर्म घन आत्मा तो बना धर्मात्मा, धर्मा, आ की आवाज आ रही है तो भी दीर्घ संधि। विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्या, विद्या, आ की आवाज आ रही है तो भी दीर्घ संधि। और इसके अलावा महाआत्मा तो महात्मा, महात्मा, ठीक है। तो महा की स्थिति में भी दीर्घ की ही आवाज आ रही है। अब ये चार तरीके से बनता है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि पहले छोटा आ आएगा या पहले बड़ा आ आएगा या पहले बड़ा आ आएगा या छोटा, तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करने के लिए हमने हर एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। बस आप शुरू से लेके एंड तक वीडियो से बने रहिएगा। पहचान करते हैं, देखें देहांत की स्थिति। देह में अ लगा हुआ है और अंत में भी अ लगा हुआ है, मिल करके बना आ, देह अंत देहांत। अगला देखते हैं धर्म आत्मा, तो धर्म, धर्म म अ पे खत्म और आत्मा आ से शुरू, तब भी दीर्घ ही बनेगा अगर सजातीय है। सजातीय कैसे भी आ जाए, भाई ये कह रहा है कि मैं पहले आ जाऊँ, ये कह रहा है मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले कहते कि मैं छोटा हूँ तो मैं पहले आ जाऊँ, बड़ा कहते कि मैं चल बड़ा हूँ तो पहले आ जाऊँ, मतलब किसी भी तरीके से आगे पीछे कर लीजिए, बनना दीर्घ स्वर ही है। विद्यार्थी में देखिए विद्या यानी कि आ, और उसके बाद में अर्थी तो अ, तब भी दीर्घ स्वर ही बनेगा। महा आत्मा तो महा का आ और आत्मा का भी आ मिल करके बनेगा बड़ा आ। चाहे दोनों छोटा आ जाए तब भी दीर्घ आ बनना है, चाहे पहले छोटा हो जाए फिर बड़ा आ हो जाए तब भी दीर्घ आ ही बनना है, पहले बड़ा आ हो जाए फिर छोटा आ हो जाए तब भी दीर्घ आ ही बनना है, या फिर दोनों बड़ा आ अगर एक साथ भी आ रहे हैं तो भी कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई संदेह नहीं रहेगा कि ये स्वर संधि है या नहीं है, तब भी आपकी ये स्वर संधि में दीर्घ संधि ही होनी है, क्योंकि आ और आ को मिला करके आ बन रहा है। बस सबसे मेन बात आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी सजातीय होंगे, सजातीय का मतलब है एक ही परिवार के सजातीय में देखिए ये आ जाते हैं, आ हुए, ई है तो ई ही होना चाहिए, कोई से भी ले सकते हैं, ऊ है तो ऊ ही होना चाहिए, छोटा ऊ ले लें या बड़ा ऊ ले लें, ठीक है। री है तो री
कोई सी भी ले सकते हैं आप। तो ये सजाती हैं, एक ही परिवार के हैं। तो जब ऐसी स्थिति आएगी एक जैसी, तो वहां पर सीधे सीधे दीर्घ संधि होगी सजातीय में। आगे बढ़ते हैं, तो ये समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब बड़ी ई, ये भी कैसी संधि है? ये भी दीर्घ संधि है। दीर्घ, दीर्घ ई हुआ। प्रति इति, तो प्रति छोटी ई और इति का भी छोटा ई मिलकर के बनेगा बड़ा ई, दीर्घ ई। कपि ईश, कपि छोटी ई, दीर्घ ई, सॉरी, और ये दीर्घ बड़ी ई, तब भी बड़ी ई ही बनेगा। कपि ईश, कपीश बताया गया था क्लास में, लेकिन आप जरा एक तो कपिश और एक कपीश, इन दोनों का ही अर्थ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इनमें अंतर क्या है। कपिश और कपीश में क्या अंतर है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस सवाल का जवाब हम अगली क्लास में आपका इस सवाल का जवाब का इंतजार करेंगे। देवी इच्छा, देखिए देवी में बड़ी ई पहले आ गया और इच्छा का छोटा ई आ गया है, तो यहाँ पर बड़ी ई, दीर्घ ई ही बनेगी। नदी ईश, यहाँ देखें नदी में भी बड़ी ई लगी हुई है और ईश में भी बड़ी ई लगी हुई है, तो बड़ी ई मिला करके दीर्घ ई ही रहे बनेगी। नदीश, नदीश का मतलब यहाँ पे होता है समुद्र, नदियों का स्वामी। ईश का जो सीधा सीधा अर्थ जाता है स्वामी की ओर जाता है, स्वामी महान बड़ा, ठीक है ना, मालिक कहा जा सकता है। तो नदी ईश, नदियों का ईश, समुद्र, देवी इच्छा, देवी की इच्छा, कपिश और कपीश, ये आप बताएंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये भी दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। भानु उदय कैसे हुआ? देखिए भानु में छोटा ऊ है और उदय में भी छोटा ऊ है, मिलकर के बनेगा बड़ा ऊ। सिंधु ऊर्मी, सिंधु का छोटा ऊ और ऊर्मी का बड़ा ऊ। चाहे छोटा छोटा आ जाए या छोटा बड़ा आ जाए, बड़ा छोटा आ जाए या बड़ा बड़ा आ जाए, सब तरफ से ये दीर्घ संधि ही होनी है, ठीक है। अगला देखते हैं, वधु उत्सव, वधु का बड़ा ऊ और उत्सव का छोटा ऊ। भूर्धव, क्या है ये? भूर्धव, भूर्धव में देखें बड़ा ऊ और ये भी ऊर्धव का भी बड़ा ऊ। कैसे भी आगे पीछे कर लीजिए, जब ये एक ही परिवार के हैं, सजातीय हैं, तो इसमें नो चेंज, ठीक है, सब ये दीर्घ संधि में ही जाएंगे। तो भानु उदय, भानुदय, देखिए ऊ हो गया। सिंधु ऊर्मी, सिंधूर्मी, इस ऊर्मी का मतलब होता है तरंग या लहर। वधु उत्सव, तो वधुत्सव, दीर्घ संधि। भूर्धव, भूर्धव, दीर्घ संधि। नेक्स्ट देखें, री, ये डबल री की मात्रा लगी हुई है, री और री ही रहता है, इसमें इतना बड़ा वो नहीं, बस री री। अब क्या इसमें बड़ा और दीर्घ आएगा? ये लगा, बस छोटे ही रहते हैं। देखिए पितरी, ये मैंने पहले भी बताया था कि ये जो होता है ये री होता है। कौन सा वाला री? ये स्थिति, री और ऋण। पितरी में भी री लगा हुआ है, री से ऋषि, और ऋण में भी री लगा हुआ है, तो पितृण। अब ये पितृण ऐसे हो गया। मातृ ऋण, मातृ ऋण, तो ये मातृ का ये रे और री से ऋषि और ये ऋण, ये स्थिति ऋण, तो बन जाएगा मातृण। अब होने को तो मातृण ऐसे लिखा जाना चाहिए, ऐसे ऐसे, लेकिन हिंदी के विद्वानों ने सोचा कि बात तो वही आएगी जब हम संधि करेंगे, तो अब इसे दो बार बनाने से अच्छा है कि हम इसे क्या करें, इसे ही बढ़ा दें। तो बढ़ाने का मतलब क्या होगा कि हमने इसे दीर्घ कर दिया, भाई मातृ हमने ऐसे किया, ये छोटा कर दिया। अब इसी को यदि हम बढ़ा दें, मातृ ऐसे कर दें, तो मुश्किल क्या है? जो हम दो इस तरीके से घुमा करके लगा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से घुमा करके लगा रहे हैं, हम इसे ही दीर्घ कर देते हैं ना, तो पहचान हो जाएगी कि ये री री की संधि है, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि हमारी यहीं समाप्त होती है। स्वर संधि का भेद चल रहे हैं, स्वर संधि के 5 भेद बताए गए थे, उसमें से पहला हमारा दीर्घ संधि, दीर्घ संधि यहीं समाप्त होती है।
और आज की क्लास भी लगभग यही समाप्त होती है। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। संधि को और अच्छे से पढ़ना है, आपको इसे समझना है। संधि में आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। संधि की सबसे अच्छी पहचान, आप जब भी संधि करें, दोनों शब्दों के दोनों तरफ से इसका भी अर्थ हो और इसका भी अर्थ हो, सटीक अर्थ होना चाहिए, तब वो संधि कामयाब है। अब आप इसे ऋणम कर दें या पित्र कर दें या ऐसा कुछ इसमें चेंजिंग कर देंगे तो वो संधि नहीं है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।